वेलकम बैक टू केबी क्लासेस। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर इनकम को कंप्लीट किया था, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजिडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। एन assessee may earn his income in India or outside India or at both places. Which income is assessable in India depends on the residential status of an assessee. As such, a taxpayer has to pay tax according to his residential status in a particular financial year. मीन्स क्या है कि कोई भी असेसी है, उसने जो इनकम अर्न की है इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया अर्न की है, या फिर दोनों बोथ प्लेसेस पर की है, कि इंडिया में भी कुछ इनकम अर्न की है और कुछ इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न की है, तो उसको टैक्स कहाँ पर देना पड़ेगा। मीन्स उसकी जो इनकम है वो कहाँ पर असेसेबल होगी, कहाँ पर टैक्सेबल होगी। तो डिपेंड करता है असेसी के रेजिडेंशियल स्टेटस पर कि वो उस ड्यूरिंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कहाँ रह रहा था, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। देखिए रेजिडेंस ऑफ असेसी, द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी along with his residential status is determined with reference to his residence in India in the previous year. Residence and citizenship are two different aspects. The incidence of tax has nothing to do with citizenship. तो देखिए अब जो भी टोटल इनकम एसएससी की वो डिपेंड करती है कि टैक्सेबल कहाँ पर होगी। उसके लिए नेसेसरी है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था प्रीवियस ईयर में, वो इंडिया में था या फिर आउटसाइड इंडिया था। एंड जो सिटीजनशिप है एंड रेजिडेंशियलशिप दोनों ही क्या है, आपका डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। सिटीजनशिप होता है कि जहां पर आप बॉर्न हुए हो, जो भी आपकी स्टार्टिंग से कंट्री थी आपका, वहां के आप सिटीजन होंगे। लाइक मैं इंडिया में ही मेरा बॉर्न हुआ, मैं इंडिया से ही हूँ, एंड मेरे जो ग्रैंडफादर एंड ऑल पहले से हैं वो सभी लोग कहाँ इंडिया में ही थे, तो मेरी सिटीजनशिप क्या है, इंडिया है। An Indian may be non-resident and a foreigner may be resident for income tax purpose. The residence of a person may change from year to year, but citizenship cannot be changed every year. तो देखिए जो एक इंडियन है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेजिडेंट हो सकता है, एंड एक जो फॉरेनर है जो अदर कंट्री का है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का क्या रेजिडेंट हो सकता है। एंड जो भी रेजिडेंस है पर्सन का वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, बट जो सिटीजनशिप है वो चेंज एवरी ईयर नहीं होती है। तो a person may be a resident in more than one country for the same previous year। और ये चीज ही पॉसिबल है कि भाई एक ही पर्सन एक से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है किसी भी प्रीवियस ईयर में। देखिए तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट की रेजिडेंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट द असेसी आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट होता है आपका, देखिए रेजिडेंट को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स का रेजिडेंट होता है, एक रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आपके टोटल कितने थ्री टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो हम देखेंगे कि भाई इंडिविजुअल किस कैटेगरी में कौन सा रेजिडेंट एज्यूम किया जाएगा, कि वो ऑर्डिनरी कब होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, एंड नॉन रेजिडेंट वो किस कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स के लिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका रेजिडेंट, कि रेजिडेंट किस कंडीशन में, वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट किस कंडीशन में होगा इंडिविजुअल। तो an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfy any one of the following basic condition। तो देखिए कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, वो डिपेंड करता है इन टू बेसिक कंडीशंस पर। तो देखिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट है he has been in India in the previous year for a period of 182 days or more। कि जो भी पर्सन है वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने डेज रुका हो, कम से कम 182 डेज या फिर उससे ज्यादा वो इंडिया में रहा हो। एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days ड्यूरिंग दी 4 years preceding the previous year and is in India for at least 60 days during the previous year। मीन्स कि प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 साल हैं, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर मींस प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके पहले के जो पिछले 4 साल हैं उनमें कम से कम जो इंडिविजुअल है वो कितने दिन 365 डेज इंडिया में रहा हो, तब जाके आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी। या फिर प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल कितने डेज रहा हो, 60 डे इंडिया में रहा हो। तो देखिए अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि भाई प्रीवियस ईयर में
कितने दिन इंडिविजुअल होना चाहिए इंडिया में, 182 डे, बट यहाँ पर आ गया कि 60 डे। तो ये अब देखिए, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, तो चलिए हम इसको अभी दूर करते हैं। एक्चुअली इसकी भी कंडीशन होती है कि कब हमको 182 डेज एज्यूम करना है और कब हमको 60 डे कंसीडर करना है। चलिए देखिए, तो इसको हम आगे देखते हैं, इसकी कंडीशन को कब किसको हम अप्लाई करेंगे। देखो, एक्सेप्शन टू दी अबव रूल्स ऑफ 60 डेज स्टे इन इंडिया, ये जो 60 डे वाला भी आपका एक्सेप्शन आया वो कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट or as a member of the crew of an Indian ship must have stay in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days। मीन्स कोई ऐसा इंडिविजुअल जो क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन कहाँ का है, वो इंडिया का है, मीन्स इंडियन की सिटीजनशिप है, एंड उसने इंडिया को लीव किया था, मीन्स इंडिया किस लिए छोड़ी थी उसने प्रीवियस ईयर में, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, या फिर वो इंडियन शिप का एक क्रू मेंबर था। तो अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन है कि या तो वो सिटीजनशिप उसकी इंडिया की हो इंडिविजुअल की, या फिर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, तो उसे कम से कम जो बेसिक कंडीशन है वो 182 डेज वाली अप्लाई होगी, कि वो प्रीवियस ईयर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कितने दिन रहा हो, कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है तो फिर वो 60 डे में कवर होगा। सेकंड कंडीशन और देखिए, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखिए, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन का मीन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पर्सन है और उसके जो ग्रैंड फादर वगैरह थे वो क्या थे, इंडिया के थे, इंडिया में ही उनका बॉर्न हुआ था, फिर जाके सपोज वो किसी फॉरेन कंट्री में रहने लगे, एंड अब उनका जो ग्रैंड सन है अब उसका वहीं बॉर्न हुआ, वहीं वो पढ़ा लिखा है, अब सपोज वो इंडिया आता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा, कि भाई उसका जो ओरिजिन है उस पर्सन का वो क्या है, इंडिया है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, कि भाई कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन है वो इंडिया विजिट करने के लिए आता है इन द प्रीवियस ईयर, ही मस्ट हैव स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर अब हम कंडीशन एप्लीकेबल होगी ना 182 डेज वाली, ना ही आपकी 60, यहाँ पर कंडीशन आपकी होगी 120 डेज। कि अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और वो इंडिया विजिट के लिए आया है प्रीवियस ईयर में, तो कम से कम 120 डेज कहाँ पर रहा हो, इंडिया में रहा हो, तब जाके आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। और इसमें देखिए एक और केस दिया, इफ टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, की फॉरेन सोर्सेज को छोड़ करके जो भी टोटल इनकम है इंडिविजुअल की एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड इफ टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम foreign sources up to ₹15 lakh during the previous year, he must have stayed in India for at least 182 days। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर उस इंडिविजुअल की इनकम जो इंडिया विजिट के लिए आया है, अगर फॉरेन सोर्सेज को हटा करके उसकी जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा हो रही है, या फिर अप टू 15 लाख है, तो फिर उस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी आपकी, कि वो इंडिया में कितने डेज रुका हो, 182 डेज, फिर उस पर 60 डे वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर किसी पर्सन की इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है फॉरेन इन सोर्सेज को छोड़ करके, या 15 लाख है, तो फिर उस केस में क्या होगा, हम 182 डेज वाली कंडीशन को एप्लीकेबल करेंगे बेसिक कंडीशन फुलफिल करने के लिए। तो बेसिक कंडीशन आपकी क्या है, दो बेसिक कंडीशन है, कि वो प्रीवियस ईयर में या तो 182 डेज इंडिया में रहा हो या फिर 60 डे। और सेकंड जो बेसिक कंडीशन है वो है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो पिछले 4 ईयर्स थे उनमें, उन पिछले 4 ईयर्स में कम से कम 365 डेज इंडिविजुअल कहाँ पे रहा हो, इंडिया में रहा हो, तब जाके इन दो में से आपकी कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी। तो देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए नेसेसरी है कि इन बेसिक कंडीशन में से दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है। तो देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कोई पर्सन कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा। एंड अब देखिए इसमें कुछ एडिशनल कंडीशन भी होती हैं। तो एडिशनल कंडीशन में देखिए क्या है, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। मीन्स प्रीवियस ईयर को छोड़ के, हम जिस ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो पिछले 10 ईयर्स थे उनमें कम से कम वो इंडिविजुअल कितने टाइम इंडिया में रहा हो, एटलीस्ट 2 ईयर्स।
and he has been in India for at least 730 days in all during the 7 previous year preceding the relevant previous year, या फिर प्रीवियस ईयर को छोड़कर जो पिछले 7 ईयर्स थे उनमें कम से कम वो 730 डेज इंडिया में रहा हो इंडिविजुअल। तो देखिए अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है कि जो आपकी दो बेसिक कंडीशन थी उनमें से कोई एक फुलफिल होना जरूरी है, एंड दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब जाके जो इंडिविजुअल है वो आपका क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या नेसेसरी है कि जो बेसिक कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन में से कोई एक फुलफिल होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो, बेसिक में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। एंड जो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तब जाके जो पर्सन है वो क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए नेसेसरी है कि इंडिविजुअल दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करे एंड दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल करे, तब जाके वो इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। अब देखिए दूसरा केस आता है आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा पर्सन इंडिया का, जब वो दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा हो। अब देखिए आपकी दो बेसिक कंडीशन थी, अगर बेसिक कंडीशन में जो आपकी दो बेसिक कंडीशन थी उनमें से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा, बेसिक कंडीशन वो फुलफिल कर रहा, बट एडिशनल कंडीशन वो या तो एक फुलफिल कर रहा या फिर एक भी नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मीन्स जो इंडिविजुअल है अगर वो बेसिक कंडीशन जो दो होती है उनमें से कोई एक फुलफिल कर रहा बट दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, या दो में से सिर्फ कोई एक ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा, तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अब लास्ट है आपका जो थर्ड टाइप था वो था नॉन रेजिडेंट। तो देखिए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कब एज्यूम किया जाएगा, जब वो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ना करे। अगर कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता इंडिविजुअल तो फिर वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ द अफोरसेड बेसिक कंडीशन ए एंड बी स्टेटेड अंडर द हेड रेजिडेंट, ही इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट। इन दिस केस एडिशनल कंडीशन आर इरेलीवेंट। तो अब पहले हम क्या चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन। जब बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके हम पहुंचते हैं एडिशनल पर। तो जब बेसिक कंडीशन ही एक भी फुलफिल नहीं होगी तो फिर हम एडिशनल को चेक नहीं करेंगे, फिर वो पर्सन क्या होगा आपका, जो भी इंडिविजुअल है वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों ही क्लियर हो गए होंगे कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल तब होगा जब वो दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करे एंड एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल करे। बेसिक कंडीशन कोई एक एंड एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल करे तो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब होगा जब वो कोई बेसिक कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा होगा बट दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा होगा इंडिविजुअल। एंड नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब वो बेसिक कंडीशन एक भी फुलफिल ना कर रहा हो इंडिविजुअल, तो फिर वो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, इंडिया का नॉन रेजिडेंट। चलिए तो हम देखते हैं इंडिविजुअल का तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए किनका रेजिडेंशियल स्टेटस किस बेस पर डिटरमाइन होगा। देखिए तो हम देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्सली इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मीन्स कोई भी HUF या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोई भी फर्म रेजिडेंट इंडिया की कब होगी, जब उसका जो पार्ट ऑफ कंट्रोल है या तो फुली या फिर पार्सली कहां पर सिचुएटेड हो, इंडिया में सिचुएटेड हो, then they will be called resident in India. A resident HUF will be ordinarily resident only when its karta satisfy both the additional condition of ordinarily resident as an individual. तो यहाँ पर समझिए, अब जो आपका HUF की बात हो रही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो ये तो क्लियर होगा कि वो रेजिडेंट तब होगा जब उसका जो इफेक्टिव पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो कहाँ पर हो, या तो फुली इंडिया में हो या फिर पार्सली हो। बट अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब माना जाएगा HUF के केस में जब जो उसका कर्ता है, कर्ता मीन्स जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लीडर होता है, लाइक ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ग्रैंडफादर जैसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के आपके क्या होते हैं, कर्ता एज्यूम किए जाते हैं। तो अगर वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, कौन सी एडिशनल कंडीशन, जो हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ी थी, मीन्स कि पिछले
10 ईयर्स में प्रीवियस ईयर की जो पिछले 10 ईयर्स है उनमें कम से कम 2 साल पर्सन कहाँ पे रहा हो, इंडिया में रहा हो। एंड जो पिछली ईयर को छोड़ करके जो उससे पहले के 7 ईयर्स है उनमें से कम 730 डेज वो कहाँ पर रहा हो, इंडिया में। तो अगर ये करता दोनों ही एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा और जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसका जो पार्ट है अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है तो फिर जो आपका एचयूएफ हो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट एज्यूम किया जाएगा। देखिए, अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एचयूएफ कब होगा, तो फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो जो भी फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते, उनके सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बट एचयूएफ के तीनों ही टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। तो एचयूएफ में हम देखेंगे, A Hindu undivided family is not ordinarily resident in India if its karta or manager does not satisfy with the following additional condition। तो अगर जो करता है अगर वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है दोनों को, तो फिर क्या होगा, जो एचयूएफ है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। मीन्स सिर्फ जो बिजनेस का पार्ट है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का वो इंडिया में, बट एडिशनल कंडीशन अगर करता फुलफिल नहीं करता है कि पिछली साल को छोड़ करके जो पिछले 10 ईयर्स थे उनमें कम से कम 2 साल मान लो जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में नहीं रहा, एंड पिछली ईयर को छोड़कर मीन्स जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ करके जो पिछले 7 ईयर्स है अगर उनमें 730 डेज इंडिविजुअल इंडिया में नहीं रहा है, तो जो आपकी एचयूएफ है वो क्या कहलाएगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए, नॉन रेजिडेंट कब होगा, तो ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ असेसी मींस एचयूएफ, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर नॉन रेजिडेंट ओनली व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। तो अगर जो भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का पार्ट है बिजनेस का, अगर वो पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो चाहे फिर वो एचयूएफ हो, फर्म हो या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, तीनों केसेस में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा इंडिया के लिए। क्लियर है? चलिए तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के केस में हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस है वो टू टाइप्स का होता है, या तो कंपनी रेजिडेंट होती है या फिर नॉन रेजिडेंट होती है। कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती। तो अ कंपनी इज नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखिए, अब कंपनी रेजिडेंट कब होगी एंड नॉन रेजिडेंट कब होगी। तो पहले हम रेजिडेंट के सेंस में देखते हैं। A company is said to be resident in India in any of the previous year if it is an Indian company। तो कंपनी रेजिडेंट कब मानी जाएगी, जब वो एक इंडियन कंपनी होगी, एंड इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। और जिस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर में जो मैनेजमेंट का पार्ट है कंपनी का वो भी कहाँ पर सिचुएटेड हो, इंडिया में हो, तब जाके कंपनी आपकी रेजिडेंट होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर जो कंपनी है वो क्या होगी, आपकी नॉन रेजिडेंट। If a company does not satisfy both the aforesaid condition of residence, it is said to be non-resident company. It means neither the company is an Indian company nor the place of its effective management is in India। Means अगर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है और ना ही उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो इंडिया में है, तो फिर जो आपकी कंपनी होगी वो क्या कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट। देखिए, तो कंडीशन थी कंपनी एंड इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह से रिलेटेड की कौन कब रेजिडेंट होगा एंड कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा एंड नॉन रेजिडेंट होगा। अब हम देखते हैं टैक्स इंसिडेंस कि किसको किस कंडीशन में इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें आपके 8 पॉइंट्स हैं। पहला है इनकम रिसीव इन इंडिया। मीन्स अगर आपने इनकम का कहाँ पर रिसीव की है, इंडिया में रिसीव की है, वेदर एक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देखिए, आपने इनकम इंडिया में रिसीव की है, फिर चाहे वो आपने कहीं से भी अराइज की हो, कहीं से भी अर्न की हो, अगर फिर चाहे आप इंडिया के रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, तीनों ही केसेस में आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने इनकम इंडिया में रिसीव की है देन तब। सेकंड केस देखिए, इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। डीम्ड का मीन्स होता है कोई चीज एक्चुअल में ना होना बट फिर भी हम उसे एज्यूम करते हैं। मीन्स अब कोई ऐसी इनकम है जो एज्यूम की गई है कि आपने वो इनकम इंडिया में रिसीव की है, फिर चाहे आपने कहीं पर भी एक्रूड और अराइज की हो, आप चाहे फिर इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, आपको फिर तीनों ही केसेस में इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा।
थर्ड केस देखिए, इनकम एक्रूइंग और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब अगर आपने जो इनकम है वो कहाँ पर अर्न की है, एक्यूर और अराइज की है इंडिया में। मीन्स अब अगर आपने इंडिया से कोई भी इनकम अर्न की है, फिर चाहे वो आपने इंडिया में ही रिसीव की हो या फिर आउटसाइड इंडिया कहीं पर भी रिसीव की हो, तो भी आपको तीनों केसेस में टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया के ऑर्डिनली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनली रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, अगर आपने इंडिया में अर्न की है इनकम तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखिए, इनकम डीम टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो अब अगर ये एज्यूम किया गया है कि जो भी इनकम है वो आपने इंडिया में अर्न की है, फिर चाहे आपने उसको कहीं पर भी रिसीव किया हो, तो भी आपको तीनों केसेस में इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया के ऑर्डिनली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनली हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। नेक्स्ट केस देखिए, फिफ्थ, इनकम रिसीव एंड एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस। अब आपने इनकम कैसे रिसीव किया है, आउटसाइड आपका बिजनेस है इंडिया के, वहां से आपने इनकम अराइज की, कंट्रोल और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब देखिए, कोई ऐसा बिजनेस है जो सेटअप तो आपका क्या है, मतलब बिजनेस आपका आउटसाइड है, वहीं से आप इनकम रिसीव कर रहे हो, वहीं से आप अराइज कर रहे हो, बट जो बिजनेस है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा, इंडिया से। तो अगर कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा, चाहे वो कहीं पर भी हो आउटसाइड इंडिया, तो अगर आप इंडिया के ऑर्डिनली रेजिडेंट हैं या फिर नॉट ऑर्डिनली रेजिडेंट है, तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट है, तो फिर आपको इस केस में इंडिया में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखिए, इनकम रिसीव एंड एक्योर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। मीन्स अब आप किसी ऐसे बिजनेस से इनकम रिसीव करते हैं जो आउटसाइड बिजनेस है, आउटसाइड ही कंट्रोल हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस है अमेरिका में है और वो अमेरिका से ही कंट्रोल हो रहा, तो फिर इंडिया में आपको, अगर आप इंडिया के ऑर्डिनली रेजिडेंट है तो ही आपको इंडिया में टैक्स देना है। अगर आप इंडिया के नॉट ऑर्डिनली रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो फिर आपको इंडिया में टैक्स पे करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनकम रिसीव एंड एक्योर्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि आपने किसी भी सोर्स से इनकम रिसीव की हो आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपको सिर्फ ऑर्डिनली रेजिडेंट के केस में इंडिया में टैक्स देना है, एनओआर और एनआर के केस में आपको इंडिया में टैक्स पे करने की नीड नहीं है। लास्ट है इनकम एक्योर्ड और अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, कि आपने कोई भी इनकम रिसीव की है एंड एक्योर्ड अराइज की आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, बट आपने बाद में उसको कहाँ पे रेमिट कर दिया, इंडिया में कर दिया प्रीवियस ईयर में, तो फिर आपको किसी भी टैक्स केस में इंडिया में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप ऑर्डिनली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनली हो, चाहे आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो, आपको फिर किसी भी केस में टैक्स पे करने की इंडिया में नीड नहीं है। तो आज की क्लास में बस हमारा इतना ही था। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।